एक टीम जो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम मानी जाती थी, जिसका दूसरा नाम ही कंसिस्टेंसी था, जिसने 10 आईपीएल फाइनल्स खेले, 5 आईपीएल ट्रॉफीज जीती और लगभग हर सीजन ही इनकी प्लेऑफ्स में जगह पक्की रहती थी। भला उसी टीम के साथ आज ऐसा क्या गलत हुआ कि टीम की कैप्टनसी से लेकर टीम के मेन प्लेयर्स तक हर जगह अनस्टेबिलिटी छा चुकी है। टीम पिछले 6 सालों में एक भी बार 180 प्लस का स्कोर चेज नहीं कर पाई है और टीम का पूरा बैटिंग ऑर्डर ही हर दूसरे मैच में कोलैप्स होता हुआ दिखता है। पहले तो ये टीम चेपॉक में अपनी 17 ईयर विन स्ट्रीक को आरसीबी से तोड़वा देती है और फिर राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम से मैच हार जाती है, जो इस सीजन खुद एक वीक टीम लग रही थी। अनफॉर्चुनेटली अब ये वो सीएसके नहीं लगती जो अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स के दम पर ट्रॉफी जीता करती थी। आज टीम में ना तो फ्यूचर का कोई विजन दिखता है और ना ही लीडरशिप में क्लैरिटी। ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी शेकी लगती है और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि एमएस धोनी हर मैच के साथ अपनी लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब फैंस के लिए सीएसके एक ऐसी टीम बन के रह गई है जहां कुछ मिडिल एज प्लेयर्स हैं जो आधे मन से खेलते हुए दिखते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं व्हाट रियली वेंट रॉन्ग विद चेन्नई सुपर किंग्स। इस वीडियो को शुरू करते हैं सीएसके के सबसे विजिबल ब्लंडर के साथ, जिसकी वजह से टीम को आज डैड्स आर्मी कहा जाता है। अभी जो पिछला मैच सीएसके का राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट था, अगर हम उसमें सीएसके की प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा कि सीएसके के ऑलमोस्ट सारे ही प्लेयर्स की एज बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट सारे ही प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका प्राइम उनके पास्ट में है और उनके करियर के वो जो पीक परफॉर्मेंस वाले ईयर्स थे वो ऑलरेडी जा चुके हैं। इस चीज को और क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको सीएसके के इन प्लेयर्स की एज बताता हूं, फिर आप भी मेरी बात समझ जाओगे। सबसे पहले आते हैं ओपनर राहुल त्रिपाठी, जिनकी एज है 33 ईयर्स, शिवम दुबे 31, विजय शंकर 33, रविंद्र जडेजा 35, जेमी ओवर्टन 30, रविचंद्रन अश्विन 38 और एमएस धोनी 43। और इसी के साथ एमएस धोनी आईपीएल के आज तक के सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं। 11 में से 7 प्लेयर्स की एज तो 30 से ऊपर है और अगर हम इनके पूरे प्लेइंग 11 की भी एवरेज एज निकालें तो वो भी 30 इयर्स आती है, जो कि टी20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। आखिर टी20 को यंगस्टर्स का फॉर्मेट ही तो कहा जाता है, जिसमें यंग, एथलेटिक और नए लड़के खेल सकें, जबकि सीएसके का हाल ऐसा हो रखा है कि लोग इनको इंटरनेट पर डैड्स आर्मी, अंकलों की टीम कह रहे हैं। एंड जोक्स अपार्ट, दूसरी ऑलमोस्ट हर टीम को ही यंग प्लेयर्स आगे ले जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि सीएसके अभी भी अपने आउटडेटेड प्लेयर्स पर रिलाई करती है। और सीएसके के प्लेयर्स तो आउटडेटेड लगते ही हैं, अब उनकी स्ट्रैटेजी भी आउटडेटेड लगने लग गई है, क्योंकि टी20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट में जहां आज के टाइम पे 200-220 रन इजीली बन जा रहे हैं, वहां सीएसके आज भी एक ऐसी टीम बनी हुई है जो पिछले 6 सालों में एक भी बार 180 प्लस के स्कोर को चेज नहीं कर पाई है। डोंट यू थिंक इट्स टू मच फॉर अ टीम दैट हैज द वर्ल्ड्स बेस्ट फिनिशर? खैर, बेस्ट फिनिशर के साथ जो प्रॉब्लम है उसको तो मैं आगे अच्छे से डिस्कस करूंगा। पहले आड़े हाथ लेते हैं कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को, द कैप्टनसी इशू। जिस प्लेयर के नाम पर इंटरनेट पर हजारों लोग जस्टिस मांगते हैं, जिस प्लेयर के लिए ये कहा जाता है कि इनको शुभमन गिल की जगह इंडियन टीम में खिलाया जाना चाहिए, क्या वो वाकई उतने कॉम्पिटेंट हैं? आओ जानते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ विदाउट अ डाउट एक फिनोमिनल बैट्समैन है जिनकी बैटिंग में बहुत ज्यादा टेम्परामेंट है और वो बड़ी नॉक्स भी खेलते रहते हैं, लेकिन क्या यही सेम क्वालिटी उनकी कैप्टनसी में भी दिखती है? अब तक तो नहीं, क्योंकि पिछले सीजन में हमने सीएसके के साथ एक बड़ी ही यूनिक चीज होती हुई देखी। धोनी ने ऑफिशियली सीएसके की कैप्टनसी गिव अप कर दी और टीम का नया कैप्टन बनाया गया ऋतुराज गायकवाड़ को, इस उम्मीद के साथ कि ऋतुराज अगले कई सालों तक सीएसके को लीड करेंगे। लेकिन इस पूरे सीजन में कैप्टनसी करने के बावजूद ऋतुराज कभी एज अ लीडर शाइन ही नहीं कर पाए। हमेशा ऐसा लगता था कि ऋतुराज धोनी की शैडो में काम कर रहे हैं और अगर टीम में कुछ भी गड़बड़ होती थी या फिर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाती थी तो ऋतुराज ऑटोमेटिकली धोनी की तरफ देखते थे, जो कि एक हेल्दी अमाउंट में किया जाए तो सही भी रहता है। लेकिन जब आपको टीम की कैप्टनसी दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये जरूरी बन जाता है कि आप स्टेप अप करो एक लीडर के तौर पर और पूरी टीम को लीड करो। और कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपकी टीम आपसे डिमांड करती है कि आप स्टेप अप करो और बोल्ड डिसीजंस लो, तब आप इस डर में वो डिसीजंस ना लो कि कहीं मैं धोनी की लेगेसी को ओवरशैडो ना कर दूं। देखो, एमएस धोनी तो अनडाउटेडली क्रिकेट वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स में से एक रहे हैं और उनको लीड करना या फिर उनके डिसीजंस को ओवरशैडो करना किसी के लिए भी इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन ये हम सबको पता है कि अगर सीएसके को सही डायरेक्शन में जाना है तो ऋतुराज को ये करना पड़ेगा, उनको धोनी को लीड करना पड़ेगा। अगर हम इसी सिचुएशन को आज से 10 साल पहले वाली इंडियन टीम की सिचुएशन के साथ कंपेयर करें तो हमें दिखेगा कि एमएस धोनी उस टाइम पर अपनी कैप्टनसी गिव अप कर देते हैं और विराट कोहली को इंडियन टीम का नया कैप्टन बनाया जाता है। तब कोहली ने टाइम टू टाइम धोनी को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट तो दी, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि कोहली अपने डिसीजंस के लिए धोनी पर रिलाय कर रहे हैं। और हमेशा ही कोहली इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते थे, जहां कोहली का खुद का पर्सनल थॉट प्रोसेस दिखता था और इसी वजह से कोहली ने बहुत जल्दी और बहुत ही स्मूथली टीम की कैप्टनसी को संभाल लिया था। लेकिन ऑन द अदर हैंड आज भी ऐसा लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ एमएस धोनी की शैडो में ही कैप्टनसी कर रहे हैं।
देखो अब हम कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं गलती फैंस और ब्रॉडकास्टर्स की भी है, क्योंकि वो सीएसके के हर मैच का सेंटर ही एमएस धोनी को बना देते हैं और वहां से हर बात ही एमएस धोनी के अराउंड होती है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे तो इसमें कहीं ना कहीं कमी ऋतुराज की कैप्टनसी की लगती है, क्योंकि अगर हम इसी सिचुएशन को आरसीबी की सिचुएशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें आरसीबी में भी ऐसा ही दिखेगा कि आरसीबी का सेंटर बिल्कुल विराट कोहली को माना जाता है और आरसीबी का हर मैच ही विराट कोहली के राउंड ही खेला जाता है। लेकिन बावजूद इसके सिर्फ 2 मैचेस में कैप्टनसी कर चुके रजत पाटीदार आज खुद को एक टीम लीडर के तौर पर स्टैब्लिश कर चुके हैं, जहां ऑलरेडी उनकी बोल्ड कैप्टनसी मूव्स की तारीफ हर तरफ हो रही है। और एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि जिस तरह की बोल्ड और अग्रेसिव कैप्टनसी ऋतुराज गायकवाड से एक्सपेक्ट की जाती है उस पे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और ऑनेस्टली वो जो उनकी ओवर कामनेस है वो भी मुझे कुछ खास नहीं भाती, क्योंकि कामनेस और क्लूलेसनेस में एक बड़ी ही पतली लाइन होती है और कई बार ऋतुराज की फील्ड पर जो कामनेस है मुझे तो वो क्लूलेसनेस जैसी दिखती है। तभी तो आरसीबी से मैच हारने के बाद ऋतुराज पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि चलो थैंकफुली हम सिर्फ 50 रन से ही हारे। इस तरह की कैप्टनसी के साथ तो मुझे नहीं लगता कि ऋतुराज सीएसके की कैप्टनसी लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा उस रीजन के बारे में जिसकी वजह से एमएस धोनी सीएसके की हेल्प नहीं बल्कि सीएसके का नुकसान कर रहे हैं। एमएस धोनी प्रॉब्लम के बारे में एज अ धोनी फैन जो हो रहा है वो देखकर सिर्फ दुख होता है, क्योंकि आपने वो कोट सुना होगा ना कि ईदर यू डाई एज अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। इसका धोनी के कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये है कि या तो आप खुद ग्रेसफुली सीएसके को छोड़ दो या फिर यही सीएसके की टीम आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। क्योंकि अब तक जहां सीएसके के लिए एमएस धोनी कैप्टन कूल थे, 5 ट्रॉफी जिताने वाले मसीहा थे, अब वहीं सीएसके के लिए एमएस धोनी बर्डन बनते जा रहे हैं। एक तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सीएसके के फैंस कम हैं, बल्कि धोनी के फैंस ज्यादा हैं। और ऐसे में अब तो ऑलमोस्ट हर सीएसके मैच में एक सर्कस जैसी सिचुएशन दिखती है जहां पूरा का पूरा क्राउड सीएसके का मैच देखने नहीं आया होता, वो बस धोनी को बैटिंग करते हुए देखने आए होते हैं। जहां सीएसके जीते या फिर सीएसके हारे क्राउड को कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस देखने हैं धोनी के छक्के। कई बार तो सीएसके के फैंस इस हद तक चले जाते हैं कि जब उनकी टीम का कोई मिडिल ऑर्डर बैटर आउट नहीं हो रहा होता और ढंग से खेल रहा होता है तो ऑडियंस उसी प्लेयर को बू करने लगती है, क्योंकि जब वो आउट होगा तभी तो एमएस धोनी बैटिंग करने आएंगे। और ऐसे में सीएसके फैंस अपनी ही टीम के प्लेयर्स को आउट करने के लिए चीयर करते हैं। और ये सिचुएशन इस साल के मैचेस में तो और ज्यादा वर्स हो गई है, जहां अब तो एमएस धोनी भी मैचेस में इंटरेस्टेड नहीं लगते और बड़े ही अनइंटरेस्टेड तरीके से बैटिंग करते हुए दिखते हैं। धोनी पहले तो बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे आए, नंबर 9 पर, और उसके बाद भी जब मैच बिल्कुल हाथ से निकल गया तब ऑडियंस सिर्फ इस बात पे खुश हो रही थी कि धोनी 6 मार रहे हैं। मैच हारो कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे में ये समझ नहीं आता कि धोनी क्या ये सब खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर कोई हायर पावर है जो उनसे जबरदस्ती ये मैचेस खिलवा रही है कि अगर तुम ये मैचेस खेलोगे तभी सीएसके का रेवेन्यू आएगा। अगर आज देखा जाए तो धोनी की लेगेसी ने ही उनको ट्रैप कर लिया है, जहां वो चाहते तो हैं कि सीएसके का ट्रांजिशन उनके आगे हो जाए, लेकिन रियलिस्टिकली ये ट्रांजिशन तब तक हो ही नहीं सकता जब तक एमएस धोनी टीम में है, क्योंकि जब तक एमएस धोनी टीम में है तब तक टीम का पूरा ड्रेसिंग रूम ही धोनी के अराउंड रिवॉल्व करता है। द प्रॉब्लम विद द सीएसके मैनेजमेंट, इसमें दोष टीम की मैनेजमेंट का भी है जो टीम के फ्यूचर विजन को लेकर एक स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं बना पा रही है, जहां टीम का अगले फ्यूचर प्लेयर्स की तरफ ट्रांजिशन किया जा सके। और इसकी शुरुआत तो ऑक्शन टेबल पर ही हो गई थी, जहां उन्होंने किसी भी यंग इंडियन प्लेयर को अपने फ्यूचर कोर के लिए सेलेक्ट नहीं करा। अगर सीएसके को सीखना है तो मुंबई इंडियंस से सीखना चाहिए, जहां पर सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे बहुत बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं। लेकिन मुंबई की मैनेजमेंट ने इतना क्लेवरली नेविगेट करा कि उन्होंने कभी भी किसी एक प्लेयर को उनकी फ्रेंचाइजी का सोल फोकस नहीं बनने दिया, और हमेशा ही ऐसे 3-4 प्लेयर्स रहे हैं जिनके अराउंड मुंबई इंडियंस ब्रांड वैल्यू बिल्ड करती है। और इसीलिए तो जब लास्ट ईयर मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को लगा कि रोहित शर्मा अब टीम की कैप्टनसी के लिए फिट नहीं बैठ रहे, तो उन्होंने टीम की कैप्टनसी एक यंगर प्लेयर को दी, और रोहित शर्मा को, जो उस टाइम पर इंडियन टीम के कैप्टन थे और जिन्होंने उसके बाद 2 आईसीसी ट्रॉफीज भी जीती हैं, उनको अपनी आईपीएल टीम की कैप्टनसी से हटाने की टफ कॉल ली। अब हम वो एक अलग बात है कि मुंबई इंडियंस में भी इसके अराउंड बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ था, लेकिन यहाँ पर सीएसके को एमआई के कल्चर से सीखना चाहिए कि उनकी टीम कभी भी किसी एक प्लेयर के अराउंड नहीं बनती। साथ ही एमआई की मैनेजमेंट स्काउटिंग पर भी बहुत ज्यादा काम करती है, जहां वो बिल्कुल रूट लेवल से प्लेयर्स को लाते हैं और उन्हें एक बड़ा प्लेयर बनाते हैं, जबकि सीएसके इस काम में थोड़ी स्लो लगती है। एंड ऑनेस्टली कहूं तो सीएसके जो 2 रीसेंट मैचेस हारी है, इनमें सबसे बड़ी गलती तो सीएसके के टॉप ऑर्डर बैटर्स की ही है, जहां उनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स कर गई और दोनों मैचेस में ये जिम्मेदारी जडेजा और धोनी के कंधों पर आ गिरी। ये धोनी के ऊपर जो उनका ओवर रिलायंस है ना, मेरे हिसाब से यही सीएसके के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। और अगर सीएसके को यहाँ से कमबैक करना है तो सीएसके के बाकी के जो 10 प्लेयर्स है ना, उनको भी स्टेप अप करके परफॉर्म करना होगा। ऋतुराज गायकवाड को एक टफ लीडर के तौर पर आगे आना होगा, मैनेजमेंट को टफ कॉल्स लेनी होंगी और धोनी को अपनी पूरी लेगेसी ही रिवैल्यूएट करनी पड़ेगी।